नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का श्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे कि आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आप जानते होंगे हर बार आपके एग्जाम से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों कोहलर। कोहलर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक थे। इनसे हमेशा दोस्तों आपके चाहे भी जो भी आपके टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, टेट का हो या सी टेट का हो, हर एग्ज़ाम में इस महान आत्मा से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही धमाकेदार और इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। चलिए, उससे पहले दोस्तों, ये आपके स्टडी 91 में कुछ बैचेस दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस हैं। आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कोहलर का सिद्धांत। कोहलर के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। कोहलर का सिद्धांत दोस्तों, तो कोहलर का सिद्धांत था सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। पहला दोस्तों आपका तैयार कि कोहलर ने आखिर कौन सा सिद्धांत दिया था? सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दोस्तों। सेकंड आपका, ये निवासी कहाँ के थे? आपसे पूछ लेते हैं भाई साहब, ये निवासी कहाँ थे? जर्मन के निवासी थे दोस्तों। कहाँ थे? जर्मन के निवासी थे। और इन्होंने प्रतिपादन किया, सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रतिपादन किया था 1912 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों? कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा दोस्तों, क्योंकि करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो इन्होंने प्रतिपादन किया था दोस्तों 1912 ईस्वी में। और इनकी बुक थी दोस्तों गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी। दोस्तों, कौन सी बुक थी? गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी। 1959 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने गेस्टाल्ट मार्कोलॉजी यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी थी। 1959 ईस्वी में इन्होंने ये चीज हो गई दोस्तों। ठीक है, और गेस्टाल्ट शब्द का क्या होता है? गेस्टाल्ट दोस्तों का अर्थ होता है, ये जर्मन की भाषा थी। गेस्टाल्ट क्या था? जर्मन की भाषा थी, जिसका अर्थ होता था समानता या संपूर्ण या पूर्ण आकार दोस्तों। ठीक है, तो गेस्टाल्ट में दोस्तों तीन महान आत्माओं का योगदान था। गेस्टाल्ट का यानी गेस्टाल्ट का जो प्रतिपादन हुआ था दोस्तों, गेस्टाल्ट की जो उत्पत्ति हुई थी, तो इसमें तीन महान आत्माओं का योगदान था। पहले तो इसके जनक दोस्तों, कब से पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि गेस्टाल्टवाद के जनक थे वर्दीमर। कौन थे जनक? वर्दीमर थे दोस्तों। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? वर्दीमर थे दोस्तों। कौन थे? वर्दीमर थे। और आपसे अगर पूछे कि भाई सहयोगकर्ता कौन थे, तो आप बता सकते हैं कि सहयोगकर्ता थे कोफका। सहयोगकर्ता कौन थे? कोफका थे। और प्रयोगकर्ता की अगर बात की जाए, तब थे हमारे महान कोहलर जी। कौन थे? हमारे महान मनोवैज्ञानिक कोहलर जी। यानी गेस्टाल्टवाद में इन तीन महान आत्माओं का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था दोस्तों, क्योंकि बिना इनके गेस्टाल्टवाद नहीं आ सकता था। कौन थे? वर्दीमर थे, कोफका थे और कोहलर थे। वर्दीमर को इनका जनक माना जाता था, और सहयोगकर्ता कोफका को माना जाता था, और प्रयोगकर्ता कोहलर को माना जाता था दोस्तों। ये है आपका गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समानता या संपूर्ण या पूर्ण आकार दोस्तों। तो ये था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानते रहिएगा, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे। आपके ऑप्शन दिया जाएगा वर्दीमर थे, कोफका थे, कोहलर थे। अगर आपको मालूम होगा तो आप तुरंत बता देगा, अरे सर वर्दीमर थे। अगर आपसे पूछे भाई गेस्टाल्टवाद में सहयोगकर्ता कौन थे, तो आप बता देंगे भाई सहयोगकर्ता तो कोफका थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए गेस्टाल्टवाद में प्रयोगकर्ता कौन थे, तो प्रयोगकर्ता थे हमारे कोहलर जी थे। कौन थे? हमारे कोहलर जी क्या थे? प्रयोग करता था। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नोट, जर्मनी में 1912 ईस्वी में गेस्टाल्ट यानी समग्रवाद संप्रदाय का उदय हुआ था। कब उदय हुआ था? जर्मनी में हुआ था 1912 में। 1912 ईस्वी में दोस्तों गेस्टाल्ट समग्रवाद संप्रदाय का उदय हुआ था। और इस समुदाय में तीन व्यक्ति थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वो तीन व्यक्ति कौन थे? मैक्स वर्दीमर थे, कोहलर थे, कोफका थे। ये तीन व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। ठीक है, ये चीजें थी। नेक्स्ट है दोस्तों प्रयोग। प्रयोगकर्ता मैंने आपको बताया, प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। और प्रयोग किया था, कई बार पूछा जाता है कि आखिर कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था। तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, तो नहीं जानते तो जान लीजिए कि चिंपैंजी यानी वनमानुष पे किया था। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, क्या नाम था? सुल्तान नाम था दोस्तों। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। और वनमानुष पे उन्होंने प्रयोग किया था, यानी चिंपैंजी पे प्रयोग किया था दोस्तों। और उसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था उसका। क्या नाम था? सुल्तान नाम था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों।
प्रयोग फर्स्ट की बात करें, अगर प्रयोग फर्स्ट की बात करें तो उन्होंने क्या किया था प्रयोग दोस्तों, जो कोहलर जी थे, कोहलर ने प्रयोग किया था दोस्तों, याद रखिएगा, कोहलर ने प्रयोग किया था। और कोहलर ने प्रयोग किया किस पे, सुल्तान पे। इस महान आत्मा का नाम क्या था, इसका नाम था दोस्तों सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान नाम था। इनका क्या नाम था भाई साहब का, सुल्तान नाम था, इनका सुल्तान नाम था दोस्तों। तो कोहलर ने क्या किया, सर्वप्रथम एक छड़ी रख दी, क्या रख दी, एक छड़ी रख दी और एक केला टांग दिया दोस्तों। क्या किया, एक केला ऊंचाई पे टांग दिया। अब इनको लगी थी भूख, इनको क्या लगी थी, भूख, इनको भूख लगी थी। अब कोहलर ने एक डंडी रख दी दोस्तों। तो ये पहले इन्होंने हाथ से छूने का प्रयास किया, हाथ से केले को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु ये उसे नहीं तोड़ पाए दोस्तों। पर फिर इस छड़ी के योगदान से इन्होंने इस केले को प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। अब कोहलर जी ने इस सिद्धांत से ये प्रयोग किया कि जब मनुष्य को समस्या आती है, यानी प्रॉब्लम आती है, तभी उसका माइंड की बत्ती जलती है, उसके यानी दिमाग की बत्ती जलती है, तभी उसको सूझ आती है, तभी उसको आइडिया आता है, तभी उसको विचार आता है। अगर जैसे ही, और इन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही प्रॉब्लम आपकी समाप्त होती है वैसे ही आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं, आइडियाज आपके समाप्त हो जाते हैं। ये आपका था कोहल सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, किसका था, कोहलर का। यानी कोहलर का कहना था जैसे समस्या आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, तभी आपके माइंड में विचार आएंगे, आइडियाज आएंगे। अब चिंपैंजी को भूख लगी थी तो इनको ये बस, इनको क्या था, इनका उद्देश्य था कि केले को पाना है चाहे जैसे, भाई अपनी भूख मिटानी है चाहे जैसे, हमें भूख मिटानी है किसी भी तरह से। तो इन्होंने छड़ी का प्रयोग किया अपना, और छड़ी से इन्होंने केले को कर दिया। अब कोहलर ने देखा कि चलिए इतना इन्होंने दिमाग लगाया, फिर जरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा प्रयोग इन्होंने किया, दूसरा प्रयोग किया कि देखें आखिर जो ये सुल्तान जी हैं इनका दिमाग कितना काम करता है। अब वो इनके दिमाग का लेने लगे टेस्ट, सुल्तान कोहलर जी। तो इस बार क्या किया कोहलर जी ने, इस बार कोहलर जी ने 2 छड़ी रख दी। कितनी छड़ी रख दी, 2 छड़ी, कि देखें आखिर ये कहां तक सोच सकते हैं, कहां तक इनका दिमाग जा सकता है। तब इन्होंने 2 छड़ी रख दी। तो फिर सुल्तान को भूख लगी थी, सुल्तान गए, पर एक छड़ी से इन्होंने कहा कि पहली बार तो एक छड़ी में पा गए थे, शायद इस बार भी एक छड़ी से पा जाएंगे, चलो प्रयास करते हैं। और ये तुरंत उठे, इन्होंने एक छड़ी से प्रयास किया कि केले को किसी तरह से तोड़ लिया जाए, केला नीचे आ जाए। पर ये पाने में क्या रहे बेटा, असमर्थ हो गए, ये पाए नहीं। तो कहे यार अब क्या किया जाए। तो वहीं पे दूसरी छड़ी रखी थी और भूख भी नहीं बढ़ती जा रही थी, अरे भूख लगी है बहुत, तो कैसे किया जाए। वहीं दूसरी छड़ी रखी थी, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों छड़ी को जोड़ दिया, इन दोनों छड़ियों को जोड़ के तब केले को कहा कि यार एक छड़ी से काम नहीं चलेगा, जब तक दोनों छड़ियों को हम जोड़ के नहीं वो करेंगे, क्योंकि इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और जब तक इन दोनों छड़ियों को हम लोग नहीं जोड़ के वो करेंगे तब तक हम केले को नहीं पा सकते। और इन्होंने, सुल्तान जी ने इन दोनों छड़ियों को जोड़ दिया दोस्तों, तो ये बड़ा डंडा बन गया, अपना क्या हो गया, बड़ा डंडा बन गया। और तब जाके इन्होंने केले को प्राप्त किया। पर कोहलर यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने कहा अरे नहीं, फिर से प्रयोग करते हैं। उन्होंने तीसरा प्रयोग किया। ये दोस्तों आपकी अपनी हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट आपके दिए गए, सारी पुस्तकें दी गई हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं आप सभी की, और आपकी फ्री डिलीवरी है, कोई भी इसकी चार्ज नहीं लगना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मंगवा सकते हैं। और ये नंबर दिया गया है, अगर इस नंबर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है इन पुस्तकों को मंगाने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो दोस्तों प्रयोग थर्ड क्या था, उन्होंने एक बॉक्स रख दिया, क्या रख दिया, एक बॉक्स रख दिया दोस्तों, और बॉक्स के यानी रख दिया। अब क्या किया उन्होंने, थोड़ा सा टास्क और भी टफ किया, टास्क टफ क्या किया उन्होंने, अब छड़ी हटा दी। छड़ी क्या की, अरे यार देखो छड़ी हटा देते हैं, अब देखते हैं महाशय पाते हैं कि नहीं सुल्तान महोदय। तो छड़ी उन्होंने हटा दी, अब बॉक्स रख दिया उन्होंने। तो अब इन्हें फिर भूख लगी थी, और ये अब क्या कहे कि भाई ऐसे तो पाएंगे नहीं, छड़ी भी नहीं, अब कैसे पाए। तब इन्हें रखा गया कि बॉक्स, अरे भाई अब बॉक्स पे चढ़ के ही हम पा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं पा सकते केले को। तो ये बॉक्स पे चढ़े और आसानी से इन्होंने केले को प्राप्त किया। फिर कोहलर ने एक प्रयोग किया और इसमें क्या किया, 2 बॉक्स रख दिए। कितने बॉक्स रख दिए, 2 बॉक्स रख दिए, और कहा कि एक बॉक्स फिर को इन्होंने चढ़ा, तो ये चढ़े तो सुल्तान महोदय, तो ये एक बॉक्स से तो पाए नहीं। फिर कह रहे यार लगता है कि ये दोनों बॉक्स रखना पड़ेगा, तभी हम इस केले को पा सकते हैं, अन्यथा हम इस केले को नहीं पा सकते। तो इन्होंने इस बॉक्स को रखा, जोड़ा, और फिर केले की प्राप्ति की दोस्तों। तो ये चीज हो गया।
तो ये ऐसे प्रयोग थे, 4 प्रयोग थे दोस्तों आपके कोहलर जी ने। यानी कोहलर का मेन उद्देश्य था, जैसे ही समस्या आती हैं, जैसे ही प्रॉब्लम्स आती हैं, तभी हमारे माइंड में सूझ जाते हैं, आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं, और जैसे ही यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हमारे आइडियाज आने भी माइंड में क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं दोस्तों। ये चीज सिद्धांत बताया किसने, कोहलर ने। दो उनके सिद्धांत के उपनाम थे दोस्तों गेस्टाल्टवाद, प्रयोगकर्ता, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत थे दोस्तों, इसके उपनाम थे। याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि समग्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर ने दिया था। अवयवीवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये भी कोहलर ने दिया था। संपूर्णवाद का सिद्धांत किसने, ये भी कोहलर ने दिया था। गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता कौन थे, ये भी कोहलर थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का महत्व दोस्तों। तो अधिगम की सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत का महत्व, अब बात करते हैं सिद्धांत का क्या महत्व होता है। अधिगम की प्रक्रिया संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया भी होती है। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है दोस्तों क्या होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो संज्ञानात्मक और मानसिक दोनों होती है दोस्तों। क्या होती है, संज्ञानात्मक और मानसिक दोनों होती है। यह समस्यात्मक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, समस्यात्मक प्रक्रिया। जैसे ही समस्या आई, तुरंत हमारे माइंड्स में क्या आने लगते हैं, विचार आने प्रारंभ हो जाते हैं, और जैसे ही समस्या का समाधान होता है, विचार भी खत्म हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। अधिगम की प्रक्रिया अचानक आती है। जैसे क्या होती है, अधिगम अचानक होता है। जैसे किसी चीज को हम सीखते हैं, यानी जब समस्या हमारे सामने अचानक आ जाती है, तब हम दोस्तों सीखते हैं। जैसे क्या होगा, बहुत ही आप में से कुछ बच्चे होते होंगे जिनके पास जब प्रॉब्लम आती है, अरे यार अब पढ़ा जाए, नहीं तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और भी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि आर्थिक दिक्कतें और भी मानसिक दिक्कतें, कुछ भी चीज़ें। यार देखो मेरा दोस्त होते जा और दोस्त होते जा रहे हैं, सिलेक्शन पा रहे हैं, हम नहीं सिलेक्शन पा, तो अब पढ़े हम लोग, मन लगा के पढ़ें, तभी हम सिलेक्शन पाएंगे, नहीं तो सिलेक्शन नहीं पाएंगे, तो दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, यानी अचानक हमारे माइंड में, कभी कभी हम सोचते रहते हैं, अचानक हमारे माइंड में आ जाता है। ठीक है, और अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। यंत्रवत नहीं होती दोस्तों, उसको स्वयं करके सीखा जाता है। स्वयं हम लोग किसी चीज़ को सीखते, यंत्रवत नहीं होती। अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, स्थायी होती है। अगर हम लोग किसी चीज को सीख लिया दोस्तों, तो हम जल्दी उस चीज को भूलते नहीं है। जैसे अगर हमने साइकिल चलाना सीख लिया दोस्तों, तो क्या हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, तो क्या साइकिल चलाना भूल जाते? नहीं, हम सीख चुके हैं, तो साइकिल कभी भी मिल जाएगी तो दौड़ा देंगे। ठीक है, वो चीज होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में महत्व दोस्तों। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व होता है, ये देखिए। यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी होता है दोस्तों। ये रचनात्मक कार्यों को आपने देखा होगा कि कभी कभी हम लोग को, जैसे कि आप बचपन में हम लोग को ऐसे बिंदी वाला मिल जाता था ना, ये होता था कि भाई अब इसको मिलान करिए, तो इसको मिला देते थे, तो हमें पता चला अरे यार ये हम क्या बना रहे हैं, ये हम त्रिभुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये त्रिभुज ऐसे बनता है, ये ऐसे ऐसे। जैसे होता है ना, बच्चे सीधी सीधी लाइन नहीं खींच पाते, तो ऐसे बिंदी दी जाती है दोस्तों कि हाँ भाई ऐसे करो, सीधी लाइन बनाओ। ऐसे ऐसे रहता था तो क बनाया जाता था, हाँ भाई ऐसे बनाओ, क बनाओ, ऐसे त्रिभुज बनाओ, तो बिंदी दी जाती थी। वो रचनात्मक कार्यों के लिए दी जाती, जैसे कि बच्चा सीख सके, बालक सीख सके, उन बिंदुओं को भर के बालक क्या कर सके, सीख सके दोस्तों। यही चीज आपके देखिए ए में भी हुई, यही चीज ए में भी ऐसे बनाया, तो बच्चे यानी कि क्या हो गया, ये ए हो गया। इसी तरह से आपका ये दोस्तों आयत हो गया, कि आयत भाई ऐसे ही आपका क्या बनता है, ऐसे ही आपका आयत बनता है, ये चीज हो गया। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो ग्राम विकास नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबचत ऑफर मात्र 1299 रुपए में। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, वो उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बैच है दोस्तों, महाबचत ऑफर है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट। यस, अब दूसरा सिद्धांत, यह सिद्धांत बालकों को बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है दोस्तों। जैसे आपने ये देखा होगा, डाइस वाला गेम खेला होगा, जो कलर सेट करने वाला होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, खेला होगा आप लोगों ने। तो वो क्या करता है, वो दोस्तों आपके बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करता है। जो बुद्धि होती है आपकी, कल्पना और जो तर्क शक्ति होती है, वो उसका विकास करता है आपका ये डाइस वाला दोस्तों। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत, जो बच्चे होते हैं बहुत लोग खेलते हैं इसको दोस्तों, तो इससे भी
आपके माइंड का एक्सरसाइज होता है। दोस्तों दिमाग तेज करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, इस माइंड से जितना खेलेंगे दोस्तों, उतना ही ये दिमाग आपका तेज होगा। जैसे कहते हैं ना, चाकू को जितनी आप धार देंगे, जितना आप उसका प्रयोग करेंगे, उतनी ही चाकू आपकी क्या होगी, तेज होगी दोस्तों। उसी तरह से आपका दिमाग, अगर आप इसका यूज ही नहीं करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, ये तेज होगा, कभी तेज नहीं होगा। तो इसका यूज करेंगे आप जब, तो उसी तरह से इसका दिमाग यानी कि तेज होता जाएगा, तब आपका ये दिमाग और भी तेज होगा दोस्तों, तीव्र हो जाएगा। इसीलिए ये सब दोस्तों कार्य करने चाहिए, खेलने चाहिए, कभी कभी बच्चों को देना चाहिए कि वो खेलें, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे दोस्तों ये सिद्धांत 3 प्लस 1 प्लस मल्टीप्लाई 10, ये आप लोगों ने देखा होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन में आता है दोस्तों। रीजनिंग हो गया, आपके बोडोमॉस हो गया, मैथ में भी आता है कि अगर प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया जाए। बोडोमॉस का भी होगा, और आपने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, गणित जैसे कठिन विषयों के शिक्षण के लिए ये बहुत ही लाभदायक होते हैं। तार्किक विषयों के लिए गणित जैसे, तो ये उनके लिए भी दोस्तों बहुत लाभदायक होता है। बच्चे इस सब्जेक्ट से भी, इस चीज से भी, इस क्वेश्चन से, इन प्रश्नों से भी बहुत ही ज्यादा सीखते हैं दोस्तों। उनका यानी गणित कौशल सीखने में उनका विकास होता है, उनकी वृद्धि होती है। अरे यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी, तो वो चीज होता है दोस्तों इस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब आइए दोस्तों अपना मूल्यांकन स्टार्ट करते हैं। आखिर आपने भी पढ़ा तो कितना आपने जाना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। जैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। किस नाम से कोहलर का सिद्धांत जाना जाता है? उद्दीन अनुक्रिया का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। कई बार दोस्तों ये आपके यूपी टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है दोस्तों, सुपर टेट में पूछा जा सकता है, और सी टेट में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, कोहलर के अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, किस नाम से? बहुत बढ़िया दोस्तों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी बी इज द राइट आंसर, कोहलर। नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया उसका नाम क्या था? क्या रत्ने सर, कैसा इजी क्वेश्चन लाए, सारे बच्चे मेरे बता देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, तुरंत बताइएगा, गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे का। यूपी टेट में पूछा गया है, गलती नहीं होना चाहिए। क्या होगा दोस्तों? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, जल्दी से आंसर दें। बहुत ही सही, बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है, जल्दी से आंसर दें सभी बच्चे। अंतर्दृष्टि की पुष्टि करने के लिए कोहलर ने जिस चिंपांजी प्रयोग किया था उसका नाम क्या था दोस्तों? वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। राजा बादशाह नहीं होगा, शेरशाह नहीं, सुल्तान नाम था दोस्तों, सुल्तान। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, ए इज द राइट आंसर, सुल्तान नाम था दोस्तों। क्या था? सुल्तान नाम था। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, तनाव में, या पुनर्बलन में। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है दोस्तों, किस में? संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, तनाव में, या पुनर्बलन। उत्तेजना, जल्दी से आंसर दे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, गलत नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट का। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप सभी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। उद्देश्य, संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, तनाव, उद्देश्य प्राप्ति, उत्तेजना दोस्तों, जब हम उत्तेजित होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, हमें वो होती है, अरे यार नहीं, हमें ये कार्य करना है,
तो हम क्या करते हैं, किसी भी अपने उद्देश्य को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारे अंदर उत्तेजना होगी, जब हमारे अंदर कुछ करने की क्षमता होगी, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हम सरलतापूर्वक कर लेते हैं दोस्तों। तो बिना उत्तेजित हुए, बिना अग्रसित हुए हम किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति या उद्देश्य की प्राप्ति हम नहीं कर सकते दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये आपके हिंदी विजुअल का दोस्तों नया बैच प्रारंभ हो गया है मात्र 999 रुपए में नितिन सर के द्वारा। ये आपका बैच ज्वाइन स्टार्ट हो गया, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बैच को स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट दोस्तों, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? स्किनर ने, कोहलर ने, लेविन ने या बर्नर? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें। यूपी टेट में आपके कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, और सी टेट में भी दोस्तों। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से आंसर दें दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत बढ़िया, क्या बात है दोस्तों। बिल्कुल, सीखने का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने। सूक्ष्म एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? कोहलर ने दिया था। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? मैंने आपको बताया कि इन्होंने वनमानुष पे प्रयोग किया था। वनमानुष पे प्रयोग यानी चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। और उसका क्या नाम था दोस्तों? नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। क्या था नाम दोस्तों उसका? सुल्तान नाम था दोस्तों। ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछ दे भाई स्किनर ने क्या दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत स्किनर ने दिया था दोस्तों। और स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर ने प्रयोग किया था चूहे पे प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर पे प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दिया था आपके स्किनर महोदय ने दिया था दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं आप। मंद बुद्धि बच्चों की बात हो रही है दोस्तों, कि मंद बुद्धि बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? सक्रिय अनुबंध, संबंध, प्रतिक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया या अंतर्दृष्टि दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। मंद बुद्धि बच्चे कौन सा अधिगम सिद्धांत? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। मंद बुद्धि के बच्चों के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उपयोगी रहेगा? क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सक्रिय अनुबंध नहीं होगा, संबंध, उद्दीपक अनुक्रिया दोस्तों। मंद बुद्धि के लिए क्या होगा? उद्दीपक अनुक्रिया का बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। थर्ड इज द राइट, सी इज द राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है, क्या होता है? आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर होता है, मध्यस्थ चर होता है, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है, क्या होता है? आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है दोस्तों? शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या होता है? जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी बच्चे का मेरे गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। शिक्षा प्रक्रिया में विद्यार्थी होता है स्वतंत्र, मध्य, इनमें से कोई नहीं। मध्यस्थ, स्वतंत्र नहीं होगा दोस्तों, आश्रित चर होता है। क्या होता है? शिक्षा प्रक्रिया जब हम टीचिंग करवाते हैं दोस्तों, हम जब टीचिंग करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है? आश्रित चर होता है दोस्तों, यानी कि वो टीचर पे डिपेंड होता है दोस्तों। जैसे टीचर पढ़ाएंगे वैसा वो पढ़ेगा दोस्तों। तो क्या होता है? आश्रित चर होगा। पहला इज फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का प्रकार नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसी, कौन सा प्रकार नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट और आपके सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों, और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं क्या होगा, निम्न में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। कौन सा नहीं है, जल्दी से आंसर दें, कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। सीसीई नहीं होगा, युगात्मक नहीं होगा, निर्माण मानक दोस्तों नहीं है, निर्माणात्मक है आपका मूल्यांकन का प्रकार, योगात्मक है, सीसीई है, पर मानक से आपका मूल्यांकन के प्रकार में नहीं आता दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, अगर ए दिया बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिले। एनसीएफ 2005 बल देता है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। मैंने बताया है कि एनसीएफ 2005 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आरटी एक्ट 2009, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आपके एग्जाम में, इनसे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या उपयुक्त सभी दोस्तों। जल्दी से आंसर दें क्या होगा दोस्तों। एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे, करके सीखने पे, रटने पे, समस्या हल करने पे, या उपयुक्त सभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है दोस्तों, सी टेट में भी पूछा गया है, और सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। तो क्या होगा, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पे, बल देता है एनसीएफ 2005। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, किस पे, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। कोई भी बच्चा है दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने कहा, आरटी एक्ट 2009 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया कि किसी भी बच्चे को अगर आपको कुछ सिखाना है तो उसे स्वयं करके सीखने दीजिए। जिससे क्या होगा, आप उसका अधिगम क्या होगा, स्थायी होगा, और किसी भी ज्ञान को अगर सीखेगा तो वो जल्दी भूल नहीं पाएगा दोस्तों। तो ये चीज होती है, जैसे दोस्तों आप अगर स्वयं साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप कभी भूल नहीं पाते दोस्तों। तो ये चीज होती है, यानी किसी चीज को आप स्वयं करके सीखें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। करके सीखना दोस्तों, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूजीसी नेट के पेपर फर्स्ट दोस्तों, नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट का बैच है दोस्तों, मात्र 999 रुपये में। निम्न में से कौन से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या अधिगम अनुभव। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है दोस्तों, त्रिकोण का भाग नहीं है पूछ रहा है आपसे, नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताएं। भाग नहीं, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव, कौन सा नहीं है, कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, क्या होगा। जल्दी से बताएं, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है दोस्तों, जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। उद्देश्य कौन से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य है दोस्तों, मूल्यांकन है, शिक्षण अनुभव नहीं है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्या शिक्षण अनुभव नहीं है, बाकी चीजें हैं दोस्तों, सी नहीं है। आपका पूछ रहा है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, यानी मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्य होता है, मूल्यांकन अधिगम अनुभव दोस्तों, पर शिक्षण अनुभव आपका नहीं है। सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है।
टेट और सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। पूछ रहा नहीं है, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये होगा। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ये होगा। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ये होगा कि ये होगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, जल्दी से आंसर दें। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, नहीं है बताना है आपको, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपभोक्ता अनुसंधान करता है, सही है दोस्तों। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ये आपका सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर दोस्तों, क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर आया आप सभी का, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर बताया आपने, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बार, कई बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, उपयुक्त सभी में, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। यूपी टेट में आपके पूछा गया है और सुपर टेट में भी पूछा गया। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में, किसमें होगा दोस्तों, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी का, बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया आ रहा है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, बिल्कुल दोस्तों, व्यक्तिगत भेद पाए नहीं जाते बुद्धि स्तर में, किसी की बुद्धि अलग होती है, किसी की बुद्धि अलग होती है। अभिवृत्ति में भी पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं, बिल्कुल। तो यानी उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। डी जिस बच्चे ने दिया बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, पूर्वानुभव नहीं होगा, भाषा नहीं होगा, तर्क नहीं होगा, क्या होगा, समस्या। अभी आपने बताया दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कोहलर के इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जैसे ही समस्या आती है आपका चिंतन प्रारंभ हो जाता है, आपके मन में आइडियाज, आपके दिमाग में आइडिया, विचार आने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। यही आपके कोहलर ने बताया था दोस्तों। तो ये चीज है कि चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो बिल्कुल दोस्तों प्रॉब्लम यानी कि समस्या होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे ही समस्या आएगी आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, आप चिंतन करना, आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपका 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धिलब्ध संप्रदाय विकसित किया था, किसने बुद्धिलब्ध संप्रदाय विकसित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आया है, यूपी टेट और सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में और सी टेट में भी आ सकता है दोस्तों। बुद्धिलब्ध संप्रदाय विकसित किया था किसने, बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने, किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दे दोस्तों, किसने किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया। टर्मन इज द राइट आंसर, बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया, टर्मन ने किया था दोस्तों। किसने बुद्धिलब्ध संप्रदाय विकसित किया था, टर्मन ने किया था, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एग्जाम को देखते हुए लिखी गई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है आपसे, पिछड़ेपन का कारण नहीं है। समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण, कौन सा नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, गलत नहीं हो, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है,
समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशेष पेशा, स्वस्थ वातावरण। क्या है? नहीं है। जल्दी से आंसर दें दोस्तों। नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? स्वस्थ वातावरण दोस्तों नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नहीं है। बाकी सब तो आपके पिछड़ेपन का कारण है। समान बुद्धि का अभाव यानी बुद्धि कम होना, ये भी बिल्कुल है पिछड़ेपन का कारण। शारीरिक दोष, स्वस्थ, आपसे मैंने बताया दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो शारीरिक दोष भी होगा। विशिष्ट पिछड़ापन भी होगा दोस्तों ने। और स्वस्थ वातावरण नहीं। अगर अच्छा वातावरण है दोस्तों, कैसे आप पिछड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। स्वस्थ वातावरण तो आपको अच्छा माइंड देगा, अच्छा माहौल देगा। तो ये चीज है दोस्तों, स्वस्थ वातावरण नहीं होगा आपका, तो ये नहीं होगा। डी इज द राइट। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था मन ने सेल्डन ने, हिपोक्रेटस ने या कैटल ने? वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी टेट में दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से बताएं कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर दिया आपने। हिप्पोक्रेटस ने किया था दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, हिप्पोक्रेटस ने किया था दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों। आज की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे दोस्तों, इसी वक्त पे, इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।